हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में। अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग इंथैल्पी, हीट एक्सचेंज, इंटरनल एनर्जी, ये सभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले है कि हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा सिस्टम में, वो उसके हीट और वर्क के बराबर होगा। मतलब कि ये मान लो अगर कोई सिस्टम है हम लोग का, तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो बेसिकली दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो वो हीट होगा या तो वर्क होगा। अगर सिस्टम वर्क देगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। सिस्टम अगर कहीं सिस्टम अगर हीट देगा तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगा। तो वो यही बोल रहा है कि जो वर्क और हीट का जो सम होगा वही उसके इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा। जो इंटरनल एनर्जी है चेंज है वो होता है एन सी पी डेल्टा टी, और इंथैल्पी चेंज है वो होता है एन सी पी डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो अलग अलग प्रोसेस के बारे में हम लोग अप्लाई करेंगे। ये बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो क्या हो जाएगा, अपने आप चेंज नहीं होगा, वो किसी न किसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। अगर कहीं इंटरनल एनर्जी घट रहा है तो वो वर्क देगा या फिर हीट देगा। दैट मीन्स द एनर्जी इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर इंटरनल एनर्जी स्टोर है तो वो वर्क और हीट में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वर्क और हीट करने पर इंटरनल एनर्जी में वो स्टोर हो सकता है। ये है। आगे बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर का चेंज होता है ना, डी टी होता है, वो होता है जीरो। मतलब कि टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर कोई डेल्टा टी दिया, दैट इज अगर वो जीरो है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का कंडीशन नहीं है। मतलब डेल्टा टी मतलब कि मान लो जीरो, शुरुआत में 10 डिग्री है, फिर 50 डिग्री हो गया, उसके बाद फिर से 10 डिग्री हो गया, तो डेल्टा टी तो जीरो है लेकिन डी टी जीरो नहीं है। डी टी बोलता है कि हर छोटे छोटे स्टेप में, मतलब कि एक पर मिली सेकेंड देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। मतलब कि किसी भी इंस्टेंट में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, तभी वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर जैसे ही कांस्टेंट होता है, जैसे हम लोग आइडियल गैस लगाते हैं, इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू होता है हम लोग का क्या, आइडियल गैस क्या होता है हम लोग का, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ। तो आइडियल गैस जो होता है वो होता है पी वी इज इक्वल टू क्या, एन आर टी। आइडियल गैस हो जाता है हम लोग का पी वी इज इक्वल टू क्या, एन आर टी। सो टेम्परेचर कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट, सो पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो ये बोलता है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आप बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। अब इसमें अगर कहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाए, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो हमको पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है या फिर इंटरनल एनर्जी, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये हो जाएगा जीरो। सो दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। सो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग जितना भी हीट देंगे सिस्टम को, वो टोटली उसके वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये होता है। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला हो जाएगा हम लोग का एन सी बी डेल्टा टी, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी जीरो, तो ये भी जीरो। सिमिलरली इंथैल्पी होता है, वो होता है एन सी पी डेल्टा टी। यहाँ पर भी टेम्परेचर जीरो, सो इंथैल्पी चेंज भी जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है। आगे अगर कहीं बात करें इसमें, तो बेसिकली हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग का रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे हम लोग कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में समझते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो वर्क डन का फार्मूला आएगा होगा, सॉरी, वो लगाएंगे हम लोग -2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी टू अपान में वी वन। मतलब कि हमारा मान लो कि कोई गैस है, कोई कंटेनर में है, और इनिशियली उसका वॉल्यूम है 5 लीटर, और वो एक्सपांड होके हो गया 10 लीटर। मतलब कि सिस्टम ने वर्क किया। तो आप लोग को सिंपली साइन वाइन का टेंशन नहीं लेना, आपको सीधा फार्मूला लगाना है। अगर रिवर्सिबली हुआ तो ये फार्मूला, इरिवर्सिबल हुआ तो आगे मैं बताऊंगा। रिवर्सिबल हुआ तो आप लोग को सिंपली ये फार्मूला लगाना है -2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी टू अपॉन में वी वन। और
नीचे लगाना है हम लोग को वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 nRT log बेस्ड इन P1 अपॉन में P2। ठीक है, अब हुआ क्या, बेसिकली हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पढ़ते हैं। सो बेसिकली जो हम लोग का जो V2 बाई V1 होता है वो P1 बाई P2 के बराबर होता है। ये बॉयल्स लॉ से आता है, इसीलिए V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 भी रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हीट है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन है। दैट मीन्स अगर कहीं वर्क डन ये है -2.3 जो थी एनआरटी लॉग बेस्ड इन V2 बाई V1, तो जो हीट होगा वो हो जाएगा प्लस का 2.3 जो थी एनआरटी लॉग बेस्ड इन V2 बाई V1। तो आप लोग यहाँ से हीट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे है कि अगर कहीं कहीं कोई गैस फ्री एक्सपांसन हो रहा है, गैस का फ्री एक्सपांसन हो रहा है, तो फ्री एक्सपांसन में होता क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाता है। मतलब फ्री एक्सपांसन मतलब कि वैक्यूम है, समझ, वैक्यूम है, अगर कुछ गैस वैक्यूम में एक्सपांड होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर तो जीरो होता है वैक्यूम में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा -P एक्सटर्नल डेल्टा V। सो वर्क डन भी जीरो और इंटरनल एनर्जी भी चेंज भी जीरो और इंथैल्पी चेंज भी जीरो हो जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे, ये फ्री एक्सपांसन इन अ वैक्यूम वाले केस। आगे एयर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। सो एयर रिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है, जो वर्क डन निकालते हैं हम लोग वो होता है -P एक्सटर्नल V2 अपॉन में V1। ठीक है, -P एक्सटर्नल V2 अपॉन में V1, और जो हीट होगा वो पॉजिटिव का हो जाएगा वर्क डन, दैट इज पॉजिटिव ऑफ P एक्सटर्नल V2 अपॉन में V1, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोगों ने निकाल दिया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। हम लोगों ने पढ़ चुका है इंटरनल चेंज और इंथैल्पी चेंज जीरो हो जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल का केस आप लोग को पूरा याद रखना है कि किस में क्या क्या फार्मूला लगाएंगे क्या होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड था, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था। आइसोबैरिक, बैरिक मतलब कि बार, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का, मतलब कि यहाँ पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, आगे आगे आप लोग को समझना होगा कि कैसे हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे अलग अलग चीज़ें। सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि जो वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर वो हो जाएगा -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, सो इंथैल्पी चेंज होता है एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, सो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, इंथैल्पी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला ये लगाएंगे। अगर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने को बोलेगा तो Q प्लस W होगा इसका आंसर। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इसलिए टाइम नहीं दे रहा हूँ। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। आइसोकोरिक और आइसोथर्मल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप फार्मूला डायरेक्ट याद करेंगे और ख़त्म कहानी। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब कि वर्क डन क्या होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। सो वॉल्यूम कांस्टेंट, सो वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं। वही हम लोग का क्या चीज़ पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। आगे है कि वर्क डन जीरो हो गया। अब हम लोग का क्या है, डेल यू इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग हर हर जगह लगा सकते हैं। ठीक है ना, सो वर्क डन जीरो हो गया, दैट मीन्स जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो उसके हीट के बराबर होंगे। मतलब कि अगर किसी सिस्टम को हम लोग 5 जूल का भी हम लोग अगर कहीं हीट देंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी जो है 5 जूल बढ़ जाएगा। अगर कहीं सिस्टम ने अगर कहीं हीट दिया 10 जूल तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी 10 जूल कम हो जाएगा। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला कैलकुलेट करने का हो जाएगा एनसीबी डेल्टा टी। इंथैल्पी कैलकुलेट करने का फार्मूला हो जाएगा हम लोग का एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, आगे हम लोग का एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग का अब तक क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिए, प्रेशर कांस्टेंट कर लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि कोई भी सिस्टम हीट ना लेगा ना देगा, मतलब कि हीट एक्सचेंज जीरो है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, डेल यू इज इक्वल टू Q प्लस W। सो डेल यू इज इक्वल टू Q प्लस W में क्या हो जाएगा, हीट जो है, हीट का एक्सचेंज क्या है, जीरो है। सो हम लोग का डेल यू इज इक्वल टू W, मतलब कि कोई भी सिस्टम के पास अगर कोई सिस्टम अगर वर्क करेगा तो वो उसके किसके एक्सपांस पे करेगा, उस अपने इंटरनल एनर्जी के एक्सपांस पे करेगा। मतलब अगर कि वर्क डन किया तो इंटरनल एनर्जी घटेगा, अगर वर्क डन हुआ सिस्टम पे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, ऐसा। ठीक है,
आगे है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इसमें क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए तो आप सेम ही फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग को टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेशन होगा वो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे कोई सिस्टम है, ठीक है ना, कोई सिस्टम है। अब कोई सिस्टम के पास मान लो इंटरनल एनर्जी 10 जूल है, और उसने क्या किया, एक्सपांसन किया। एक्सपांसन किया मतलब वर्क डन किया, और उसका जो 5 जूल का उसने क्या किया, वर्क किया। मतलब इंटरनल एनर्जी उसका घटा होगा, 5 जूल हो गया होगा। शुरुआत में 10 जूल था, 5 जूल का वर्क कर लिया, तो 5 जूल उसका इंटरनल एनर्जी बचा, है ना। तो हुआ क्या कि इंटरनल एनर्जी जब भी घटेगा तब तब टेम्परेचर घटेगा। मतलब कि जब जब एक्सपांसन होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो इंटरनल एनर्जी घटेगा। इंटरनल एनर्जी घटने की वजह से उसका टेम्परेचर भी 100% घटने वाला है। सो इसमें क्या होगा, हम लोग का दो प्रोसेस हम लोग होते हैं, देखते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का डेल यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, दैट इज टी टू माइनस टी वन। सिमिलरली वर्क डन इज इक्वल टू हो जाता है क्या चीज, एन आर डेल्टा टी अपॉन में गामा माइनस वन। हाँ, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ये दोनों फार्मूला है, और इरिवर्सिबल में माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन एन आर डेल्टा टी अपॉन में गामा माइनस वन। सो फार्मूला तो दोनों में सेम ही है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जो फाइनल टेम्परेचर है T2 है, वो इसमें डिफरेंट आएगा, और इसमें जो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा वो भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। वो भी टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अलग आता है। अगर कहीं यही 10 जूल 5 जूल में कन्वर्ट हुआ रिवर्सिबली, तो फाइनल टेम्परेचर अलग होगा, इरिवर्सिबली तो अलग होगा, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ पर जो गामा है, गामा बेसिकली गामा पॉइजन रेशियो है। मोनोएटॉमिक के लिए 1.66 होता है, डायटोमिक के लिए 1.4, पॉलीएटॉमिक के लिए 1.3। और ये जो गामा पॉइजन रेशियो होता है, ये बेसिकली रेशियो होता है सीपी अपॉन में सीवी का। सो गामा पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। डायरेक्ट याद करना है, मोनोटोमिक का 1.6, डायटोमिक के लिए 1.4, पॉलीएटोमिक के लिए 1.33। और फॉर्मूला एन आर डेल्टा टी गामा माइनस वन, डेल्टा टी हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा वी हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेशन की बात आएगा। हाँ, सो आगे जो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेशन है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग का जो इक्वेशन यूज होता है उसको बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। जो 3 इक्वेशन होते हैं उनको बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन, जो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग यूज करेंगे फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए। जबकि फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस में दूसरा मेथड यूज करेंगे। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये फार्मूला लगाएंगे एन सी बी डेल्टा टी, टी टू जो फाइनल टेम्परेचर माइनस टी वन इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू अपॉन वी वन। यहाँ से ये फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग गामा पॉइजन रेशियो लगाएंगे, और इसका जो ट्रिक है याद करने का वो हो जाएगा टी बी पी टी पी बी गामा 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 माइनस वन वन माइनस गामा, ठीक है। टी बी पी टी पी बी गामा 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 माइनस वन वन माइनस गामा, ये सभी चीज़ें कांस्टेंट होता है। मतलब कि जो टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन। सो ये बेसिकली दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे है स्पॉन्टिनिटी के बारे में बात करें। सो स्पॉन्टिनिटी में क्या है, तो आता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। सो स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो स्पॉन्टेनियस हमारे कोई भी नेचर में कोई भी चीज़ होगा, नेचर में कोई भी चीज़ होगा, वो सभी क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। हमारे नेचर में कोई भी चीज़ जो है वो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस ही होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कि इरिवर्सिबल, मतलब कि वो वापस नहीं जाएगा। मतलब कि मान लो कि क्लाउड है, क्लाउड से अगर बारिश हो रहा है तो वापस से वो ग्राउंड से ऊपर नहीं जाएगा। ये क्या है, इरिवर्सिबल है। स्पॉन्टेनियस वो अपने आप होगा। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट नहीं है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो अपने आप होगा, जो अपने आप होगा, बिना, विदाउट एनी एक्सटर्नल, जो अपने आप हो, विदाउट कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी। मतलब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर एनर्जी हम लोग नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो अपने आप हो रहा है। जैसे बारिश है, वो कोई कराता थोड़ी, वो अपने आप होता है। अगर कोई नदी बह रही है नीचे, तो वो स्पॉन्टेनियस, वो बहेगा ही बहेगा, अपने आप ही बहेगा।
अगर कोई झरना से पानी गिरा तो वो अपने आप ही गिरेगा, वो स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस इसका मतलब है कि किसी चीज़ को कराने के लिए हम लोग को कंटिन्यूसली क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। मान लो हमारा बोरवेल है, अगर बोरवेल से हम लोग को क्या निकालना है, पानी निकालना है, तो वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। हम लोग को लगातार उसमें मोटर चलाना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, या फिर कंटिन्यूसली हैंडपम्प को हम लोग को क्या करना है, हैंडपम्प चलाना पड़ेगा, तभी पानी निकलेगा, तो वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस चीज़ें तभी तक चलेगी जब तक हम उसमें एनर्जी देता रहें, या कई ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं जो कभी होते ही नहीं है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो, जैसे एसिड और बेस मिलाओगे अपने आप स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो जाएगा और सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, हम लोग को कंटिन्यूसली हीट देना पड़ेगा उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। तो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली कौन सा रिएक्शन अपने आप होगा, कौन सा रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, इसको समझाने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। अब जो हमारा जो स्पॉन्टेनिटी है वो बेसिकली हम लोग का 3 क्राइटेरिया में समझाया जाता है। आप लोग इसको समझना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि स्पॉन्टेनिटी के बारे में हम लोग क्यों इतना थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सो स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने 3 चीज़ें समझी। सबसे पहला चीज़ें समझी कि कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब कि अपने आप कब होगा। तो सबसे पहला जो चीज़ जो दिया गया कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, उसका जो इंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होगा। तो ऐसा बोला गया कि वो स्पॉन्टेनियस होगा। नेगेटिव इसका मतलब कि कोई भी इंथैल्पी नेगेटिव है, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव होता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, अगर पॉजिटिव होता है तो इंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। अगर सिस्टम हीट इवॉल्व किया मतलब कि उसका क्या एनर्जी कम हो रहा है, मतलब वो स्टेबलाइज हो रहा है, इसीलिए वो इसको स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया में रखा कि स्पॉन्टेनियस होगा। सो इंथैल्पी चेंज को सबसे पहली कैटेगरी में क्या रखा गया कि नेगेटिव होना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी बनाया गया एंट्रोपी का, जो हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा कैटेगरी बनाया गया है गिव्स फ्री एनर्जी का। गिव्स फ्री एनर्जी का एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी बोलता है एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इट इज द measure of degree of randomness. What is entropy? Entropy is the measure of degree of randomness, मतलब कि कितना ज़्यादा रैंडम होगा, यही होता है एंट्रोपी। ठीक है, अब एंट्रोपी चेंज जो टोटल है वो होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग का सम। ठीक है, और वो मोर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो क्यू रिवर्सिबल बाय टी होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब कि ये इसका फार्मूला होता है कि एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा हम लोग का, क्यू रिवर्सिबल बाय टी होता है। अब आगे क्या है कि एंट्रोपी क्या है, मेजर ऑफ रैंडमनेस है, मतलब कितना ज़्यादा रैंडम है। तो कोई भी इस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, अपने आप कब होगा, बोला गया कि जब भी उसका जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव हो, मतलब कि ज़्यादा रैंडमनेस जो नेचर है, नेचर हैज़ द टेंडेंसी, मतलब नेचर के पास टेंडेंसी है टू बी मोर रैंडम, मतलब और ज़्यादा वो रैंडम होना चाह रही है। इसीलिए हमेशा जो बोला जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है इट इज़ कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग, इट इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपांडिंग। हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, आगे है कि अगर मान लो कि हमारे पास आइस है, आइस क्या सॉलिड है, सॉलिड से वो लिक्विड में मेल्ट हुआ, फिर वो लिक्विड वाटर क्या हुआ, वेपर में चेंज हुआ, गैस में चेंज हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, शुरुआत में क्या था, सॉलिड स्टेट था। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एटम क्या है, परफेक्टली अरेंज होते हैं। फिर लिक्विड चेंज हुआ, लिक्विड में थोड़ा सा रैंडम अरेंज होता है, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा ही रैंडम अरेंजमेंट होता है। दैट मीन्स सॉलिड से लिक्विड जाने पर एंट्रोपी बढ़ रहा है, फिर लिक्विड से गैस जाने पर भी एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो बेसिकली एंट्रोपी यहाँ पर पॉजिटिव है। इंट्रोपी कैलकुलेशन की बात करें, सो अगर कहीं कोई चीज़ फ्यूज हो रहा है, फ्यूजन मतलब कि बेसिकली मेल्टिंग, अगर कोई चीज़ मेल्ट हो रहा है तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या फिर इंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग इज डिवाइड बाय मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर वेपोराइजेशन है तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपान में बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन क्या हुआ कि ये जो इंट्रोपी और इंथैल्पी वाला जो क्राइटेरिया था ये कई जगह फेल हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग को गिब्स फ्री एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। गिब्स फ्री एनर्जी हमारा अगर कहीं नेगेटिव होता है तो वो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होगा। अगर कहीं डेल जी अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग का प्रोसेस जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो अपने आप। सो गिब्स फ्री एनर्जी का जो फार्मूला होता है
वो होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच प्लस टी डेल्टा एस। मतलब कि जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, वो होता है इंथैल्पी माइनस टेम्परेचर टाइम्स ऑफ एंट्रोपी। मतलब डेल जी इक्वल डेल एच माइनस का टी डेल्टा एस। अब इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया लगाएंगे, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग कंडीशन देखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कौन सा मेथड जो है स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा मेथड स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि मान लो डेल जी अगर नेगेटिव है तो वो तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल जी पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर कहीं टेम्परेचर जो है 273 केल्विन है, प्रेशर 180 में, तो उसको ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। जब हमारा टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 180 एम होता है तो स्टैंडर्ड बोल देते हैं उसको। आगे जो कंडीशंस हैं वो ये है कि किस किस कंडीशन पर हमारा जो है गिब्स फ्री एनर्जी जो है नेगेटिव होगा और किस किस कंडीशन पर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा। इसमें जो सबसे पहला चीज़ आता है वो ये है कि डेल जी क्या होगा, जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ वहाँ तो वो स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा, ठीक है ना। अब बेसिकली समझने वाली बात यह है कि हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस का टी डेल्टा एस। अब हमारा डेल जी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेल एच के साइन पर और डेल एस के साइन पर। जैसे केस वन है, केस वन क्या बोलता है कि मान लो हमारा इंथैल्पी जो है नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव है माइनस टी, और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो ये क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सामने भी नेगेटिव, तो डेल जी नेगेटिव, तो ये क्या होगा? स्पॉन्टेनियस है। सेकेंड केस की बात करेंगे तो सेकेंड केस में ये पॉजिटिव है इंथैल्पी और ये भी पॉजिटिव है। तो इस वाले केस में क्या होना चाहिए कि टी डेल्टा एस का मॉड जो है डेल एच के मॉड से ज़्यादा होगा, तभी ये स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, वरना नहीं होगा स्पॉन्टेनियस। सेकेंड जो केस है वो है कि इंथैल्पी जो है पॉजिटिव है और एंट्रोपी भी नेगेटिव, तो ये कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ये हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सेकेंड केस की बात करें तो ये कब होगा? जब टेम्परेचर हाई हो, मतलब कि हाई टेम्परेचर पर क्या होगा? प्रोसेस क्या होगा? हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस। इस वाले केस में इसमें हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और लास्ट वाला केस की बात करें सो डेल एस भी नेगेटिव है और डेल एच भी नेगेटिव है। सो जो प्रोसेस है वो बेसिकली डेल एच नेगेटिव माइनस टी डेल्टा एस भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो डेल एच का मॉड ज़्यादा होना चाहिए टी डेल्टा एस से, मतलब कि जो प्रोसेस वो स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर पर। कब? लो टेम्परेचर पर। आगे है हम लोग का थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री जो पार्ट है उसको हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें 10 से 15 मिनट लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट में भी। सो इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, जैसे हेस लॉ वगैरह। सो उसको हम लोग चलिए कवर करते हैं। सबसे पहला जो है थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन में, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, हम लोग बेसिकली फिजिकल चेंज के बारे में कि एक्सपांसन, कंप्रेशन, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज, ये सब। थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग बेसिकली केमिकल रिएक्शन से जो चेंजेस होती हैं इंटरनल एनर्जी में, इंथैल्पी में, इसके बारे में हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं। और इसी इसी से हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं। सो थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहला जो चीज़ है वो दिया गया है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये सभी चीज़ें एनसीईआरटी का है, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो सबसे पहला है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बताता है? ये बताता है कि जो कार्बन है, कार्बन जो ग्रेफाइट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना? CO2 गया। सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड during the formation of 1 प्रोडक्ट, है ना, जरूरी थोड़ी कि गैस ही प्रोडक्ट हो। सो 1 मोल प्रोडक्ट बनने में, हमारा 1 मोल प्रोडक्ट बनने में जितना अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व होगा, जेट में भी एब्जॉर्ब और में भी इवॉल्व, मतलब कि दोनों हो सकते हैं, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो 1 मोल प्रोडक्ट बनाने में जितना एनर्जी चेंज होगा, इंथैल्पी चेंज होगी। इंथैल्पी इज बेसिकली द हीट, हीट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना हीट एक्सचेंज होगा उसी को बोलेंगे हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन।
आगे जो बताते हैं है ना, और इसका जो फार्मूला होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का, वो होता है समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे इस के लिए लगाएंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट माइनस इंथैल्पी ऑफ, है ना, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, है ना, समेशन है मतलब कि प्लस करेंगे रिएक्टेंट का तो ये हो जाएगा हम लोग का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बेसिकली जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, जैसे ऑक्सीजन H2 है ना, कार्बन ग्रेफाइट, इनका जीरो होता है, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इधर किधर लिख दो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो ना, आई थिंक यही होता है। हाँ, तो इसको कंफर्म कर लेना एक बार, एनसीईआरटी में दिया गया है कि किसका कितना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन होता है, ठीक है। ओके, सो आगे पढ़ते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। सो इस ये क्या बोलता है कि कोई भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक स्टेप में हो या फिर मल्टीपल स्टेप में हो, उसका जो हीट चेंज है, हीट एक्सचेंज है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, वो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। मतलब कि मान लो अगर कहीं कोई भी चीज़ सॉलिड है, वो पहले लिक्विड में चेंज हुआ, फिर गैस में चेंज हुआ, या फिर सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हुआ, तो जो सॉलिड से गैस में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो इसके और इसके बराबर होगा। मतलब कि जो इंथैल्पी चेंज इन पाथ सेकेंड, ये पाथ सेकेंड है, ये वाला पाथ वन है। पाथ सेकेंड में क्या होगा, सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हुआ। पाथ फर्स्ट में क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया। तो बेसिकली जो इंथैल्पी चेंज है वो चाहे हम लोग एक स्टेप में जाए या फिर मल्टीपल स्टेप में जाए, हीट एक्सचेंज क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब कि इंथैल्पी 3 विल बी द सम ऑफ इंथैल्पी 1 प्लस इंथैल्पी 2, ऐसा, ठीक है। आगे है इंथैल्पी 3 इज इक्वल टू इंथैल्पी 1 प्लस इंथैल्पी 2। सो कार्बन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिविंग यू द कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर यही कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाया। या फिर हम लोग, ये हो गया हम लोग का 2 स्टेप रिएक्शन। और एक रिएक्शन है कि सीधा कार्बन जो ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बनाया। सो यहाँ पर जो इंथैल्पी थर्ड है वो इंथैल्पी 1 और इंथैल्पी 2 के बराबर होगा, ये बोलता है हेज लॉ। आगे बोलता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये क्या बोलता है कि एक मोल रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, तो उसमें जितना भी हीट इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा इट में बी द इवॉल्व और एब्जॉर्ब। तो बेसिकली ये जो कंबशन है वो बेसिकली एक्सोथर्मिक होता है। हमेशा कोई भी चीज़ जलता है तो हमेशा हीट रिलीज ही होता है, इंथैल्पी चेंज क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। सो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ रिएक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका जो क्या बोल सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है या फिर किसी भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी करते हैं। लेकिन इंथैल्पी ऑफ कंबशन और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी वाले केस में हम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। क्या बोलूँ, इसको थोड़ा सा याद रखना है कि आप लोग को कंबस्शन वाले केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, बाकी सभी केस में आप लोग को प्रोडक्ट माइनस करना है। नेक्स्ट है हम लोग का बॉन्ड इंथैल्पी कैलकुलेशन। सो इसमें सिंपल सा हम लोग का जो फार्मूला लगाना है वो बेसिकली हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो बेसिकली जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कहीं कोई कार्बन है ना और वो हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया, अगर कहीं मीथेन गैस बना रहा है, तो इसके लिए हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सिंपल से हम लोग का जो फार्मूला हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में क्या है हम लोग का कार्बन गैसेस और हम लोग का H2 गैस। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। मैं आपको बोला था कि जो कंबस्शन है और जो हम लोग का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, इसमें क्या हो जाएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आप लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो वही हो जाएगा रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप लोग को मीथेन गैस से अगर कहीं कार्बन गैसेस प्लस 4 हाइड्रोजन, मतलब कि सीधा सीधा आपको मीथेन गैस को तोड़ना है कार्बन और हाइड्रोजन में,
सो ये बेसिकली जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक CH बॉन्ड के लिए आएगा वो बेसिकली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई 4 होगा, क्योंकि मीथेन में 4 हाइड्रोजन जो है 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, आगे बात करें तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की। सो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, अगर जो H2 गैस है उसको हम लोग को इंडिविजुअल, ये क्या है मॉलिक्यूल है, तो किसी भी मॉलिक्यूल को उसके इंडिविजुअल एटम्स में इन द गैसेज स्टेट में हमको लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ी वही उसका होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एक जो होता है वो होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें बेसिकली होता क्या है, हम लोग का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो गया, एसिड और बेस, मतलब 1 मोल एसिड मतलब 1 H+ और 1 मोल OH-, मतलब कि एक इक्विवेलेंट H+ OH- मिलकर वाटर बनाएगा, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये फिक्स्ड होता है -13.6 किलो कैलोरी पर मोल या फिर -57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेशन जिसको हम लोग बॉर्न-हैबर्ट साइकिल भी बोलते हैं NaCl के लिए। ठीक है ना, बॉर्न-हैबर्ट साइकिल, जो बॉर्न-हैबर्ट साइकिल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो इसमें होगा क्या, बेसिकली हम लोग इसमें लगाते हैं हेस लॉ। क्या लगाते हैं इसमें, हेस लॉ, कि जो सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl बनेगा तो उसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो इन सब इंडिविजुअल स्टेप्स के बराबर होगा। जैसे सोडियम सॉलिड होता है ना, क्लोरीन गैस होता है, तो सबसे पहले सोडियम सॉलिड को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो हीट देना पड़ेगा, तो हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर डायरेक्टली सॉलिड से गैस आ रही थी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर सोडियम गैसेस को हम लोग को आयन बनाना पड़ेगा, क्योंकि NaCl क्या होता है Na+Cl-, तो बेसिकली आयनिक होता है, तो हम लोग को एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन जितना एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब कि सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बनाने के लिए हमको 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जितना देना पड़ेगा वो जाएगा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। सिमिलरली क्लोरीन गैस है तो उससे हम लोग को क्या करेगा, उस बॉन्ड को क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा वो हो जाएगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाफ इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हाफ मोल क्लोरीन यूज होगा, मतलब कि एक Cl2 मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन निकलेगा, एक Cl2 से 2 क्लोरीन निकलेगा, लेकिन हमको ज़रूरत है सिर्फ एक Cl की, इसीलिए हाफ लगाए हैं। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री का हमेशा ध्यान रखना है। तो एक क्लोरीन गैस है गया, अब हम लोग को पता है Cl- होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, तो इसमें जितना एनर्जी निकलेगा वो जाएगा एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, तो Cl- हो जाएगा, फिर Na+Cl- कंबाइन होके NaCl सॉलिड बन जाएगा, तो यहाँ पर जितना एनर्जी निकलेगा वो हो जाएगा लैटिस एनर्जी, और जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का इन सब एनर्जीज का सम, मतलब कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी सम ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएटेड एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो ये बेसिकली होता है ऐसा बॉर्न-हैबर्ट साइकिल। सो बाय, अगर कहीं ऐसी पढ़ना है तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, बाय।